चलिए, तो डायबिटीज़ क्या है? तो डायबिटीज़ बेसिकली एक बीमारी है जो कि पैनक्रियाज़ की नॉन फंक्शनिंग की वजह से आता है। तो मैंने स्लाइड्स इंग्लिश में प्रिपेयर किया है, मैं हिंदी में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो क्या होता है कि पैनक्रियाज़ जब प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, तो उसके चलते बॉडी में इनफ इंसुलिन मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, जिसके चलते क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोज़ कंज़म्पशन की कैपेसिटी होता है बॉडी का, वो कम हो जाता है और इससे हमारा ग्लूकोज़ लेवल रेगुलेट नहीं होता जितना होना चाहिए। ग्लूकोज़ इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, वो बेसिकली शुगर या ग्लूकोज़ इन जनरल हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अगर उसका रेगुलेशन एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा हो गया, अगर वो ज़्यादा बॉडी में है, तो उसके चलते आपको बहुत सारे इश्यूज़ होंगे। हम लोग इश्यूज़ पे भी डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो डायबिटीज़ एक बहुत कॉमन बीमारी है जो कि नॉन कम्युनिकेबल है। एज ए नॉन कम्युनिकेबल मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी पे कम्युनिकेट नहीं होता, ठीक है। और डायबिटीज़ के विक्टिम्स आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया मिलियंस में, इन 2019 इट वाज 77 मिलियन और 2045 इट इज़ प्रोजेक्टेड टू बी 134 मिलियन। तो बहुत सारे लोग अभी भी ग्रस्त है और बहुत आगे होने वाला है, ठीक है। और मज़े की बात ये है, मज़े की बात नहीं है, मतलब गौर करने की बात ये है कि 57% लोग जो है अभी भी क्या बोलते हैं, इंडिया में वो लोग टेस्ट नहीं करते। वो लोग अनजान है कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डायबिटीज़ को वर्ल्ड का 9th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली घोषित किया है। तो डायबिटीज़ को कभी आसान, डायबिटीज़ आपके परिवार में कोई ना कोई जनरली लोग जानते हैं जिनको डायबिटीज, और ये बहुत कॉमन बीमारी है और ये 9th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है ग्लोबली। तो ये है कुछ डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा इफेक्ट बॉडी में हो सके। तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, आइस। पहले ब्रेन का, आपको ये आपके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे इशू करता है। डायबिटीज़ का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है आपके बॉडी पे, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेन, आइज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, ब्रेन में नर्वस, ब्रेन और बॉडी में सारे नर्व्स होते हैं, उनको डैमेज करता है, किडनीज पे इफेक्ट करता है और दांत, मतलब इन द केस पूरा बॉडी पे इसका इफेक्ट होता है। बहुत सारे मेडिकल टर्म्स यूज़ किए हुए, मैं उसको लेमन टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, टाइप 1, टाइप 2 और गैस। तो टाइप 1 डायबिटीज़ है आपका, इन जनरल ये उन कारणों से होता है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एज इन हेरिडिटरी रीजन से, जीन्स के चलते जो है, बहुत लोग होते हैं जिनका जीन्स ऐसा होता है, उसके चलते डायबिटीज़ होता है। तो इसका सिम्टम्स क्या है? इन जनरल जो भी डायबिटीज़ का सिम्टम्स होता है, जितने भी टाइप ऑफ डायबिटीज़ है वो सेम है। आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, बार-बार आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, आपको दिन भर थकावट होती है और वेट लॉस, बहुत ज़्यादा अचानक से वेट लॉस होने लगता है और फिर बहुत सारे इन्फेक्शंस होते रहते हैं, रैशेस होने लगते हैं बॉडी में। तो ये जो है सिम्टम्स है कुछ डायबिटीज़ के। इसका कॉज क्या है? तो टाइप 1 डायबिटीज़ का कॉज है जेनेटिक फैक्टर्स, इन जीन्स में होता है, जिसके चलते इसको क्योर करना एक तरीके से बहुत मुश्किल है, नहीं किया जा सकता क्योर, क्योंकि ये जेनेटिक रीजंस के चलते भी होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अगर आप, जैसे मैं अगर गुड़गांव में रहता हूँ, दिल्ली जो है, गुड़गांव जो, ये सब पॉल्यूशन के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। एक सर्टेन मतलब सालों में ये ज़्यादा पॉल्यूशन होता है यहाँ पे, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत होते हैं। और फिर इम्यून जो सिस्टम होता है बॉडी का, अगर उसमें कुछ इशू है तो उसके चलते भी टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है बॉडी में कि वो आपके पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, जो मैंने बोला कि पैनक्रिया फंक्शन नहीं करता, तो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स में अगर वो डिस्ट्रॉय होने लगता है टाइप 1 डायबिटीज़ के चलते, जिसकी वजह से वो प्रॉपर इंसुलिन इजेक्ट नहीं करेगा और आपका बॉडी ग्लूकोज सही तरीके से पचा नहीं पाएगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट जो है, मेडिसिन में इसका कोई लॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिक रीजन के चलते ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना, आप एक ही चीज़ कर सकते हो, क्या वो है? ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना, तो उस और फिर इंसुलिन का यूज़ करना। तो ब्लड ग्लूकोज का मेंटेन करना, उसके लिए मैं उस आगे भी इसको प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे आप डाइट के थ्रू ब्लड ग्लूकोज का ब्लड के ग्लूकोज को मेंटेन कर सकते हैं और कैसे आप इंसुलिन इंजेक्शन यूज़ करना। ये दो आपके पास इसमें क्या बोलते हैं, वेज है टू कर्ब टाइप 1 डायबिटीज़। सेकेंड है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ ये सबसे कॉमन डायबिटीज़ है और क्या होता है, 95% ऑफ जो भी लोग डायबिटीज़ से शिकारित होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ से होता है। तो और इसका कारण भी सेम है, कहते हैं पैनक्रियाज जो है आपके इंसुलिन सही तरीके से रिजेक्ट नहीं करेगा, उसके चलते जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल ऊपर नीचे होते रहता है।
और मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत स्लाइड है और मैं टाइम कंस्ट्रेंट है। तो सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम, जैसे मैंने कहा था टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज और जो थर्ड टाइप का डायबिटीज है उन सारे सिम्टम्स का ऑलमोस्ट सेम ही है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी, ये सब चीज़ें। अब इसके कॉज क्या होते हैं, तो 2 कॉज लिखे मैंने। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, यानी जो चीज़ें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स यानी जो चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल जेनेटिक हो गया, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके जीन्स में है कि आपको टाइप 2 आपको डायबिटीज होगा तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। फिर फैमिली हिस्ट्री है, ये चीज़ें आप चेंज नहीं कर पाते। फिर एक रिसर्च में पाया गया कि रेस और एथनिसिटी का भी बहुत इफेक्ट होता है। कुछ रेसेस में पाया गया है कि डायबिटीज़ का ज़्यादा मतलब प्रकोप है एक तरीके से उन रेसों में। तो मैंने वो स्पेसिफिक नहीं किया, मैंने जैसा बोला कि बहुत सारे रिसर्च पेपर है, इस बार सबको मैंने डाइग्रेस किया इस पर। और एज बहुत बड़ा फैक्टर है। 45 ईयर्स के अबव जनरली लोगों को डायबिटीज़ का कोई ना कोई फॉर्म और कोई ना कोई डिग्री में डायबिटीज़ होता है। अब मॉडिफाइबल फैक्टर्स हो गया लेस एक्सरसाइजिंग। हम लोग कॉर्पोरेट में जो लोग काम करते हैं उनको पता है कि ज़्यादा दिन का मतलब एक्सरसाइज मिलता नहीं है, टाइम नहीं मिलता एक तरीके से। फिर ओबेसिटी, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ आजकल इंडिया में। फिर अनहेल्दी डाइट्स, क्योंकि हम लोग प्रॉपर मील नहीं ले सकते, इसीलिए जो भी हम लोग खाते हैं कुछ भी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ खाते रहते हैं, वो बाहर का खाते हैं, उसके चलते इशू होता है। फिर स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, जितना ज़्यादा काम आजकल लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट होकर चलती है उसके चलते स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। प्लस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और फिर इनएडिक्वेट स्लीप। इंसोम्निया यानी कम सोने नींद ना आने की बीमारी, बेसिकली इंसोम्निया, वो सब चीज़ें आजकल बहुत फैल रही हैं और उसका एक इफेक्ट आपका डायबिटीज़ पे भी होता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? आपका ट्रीटमेंट टाइप 2 डायबिटीज़ का ये है कि आप पहले, सबसे अच्छा तरीका है इसका अर्ली डायग्नोस्टिक। तो हमेशा अपना ब्लड शुगर मतलब ब्लड टेस्ट करवाइए और अपना शुगर लेवल जांच करवाइए, ताकि आपको पता रहे कि हाँ आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा या कम है। तो उसके हिसाब से आप डाइट कंट्रोल करके और कुछ और चीज़ों का हेल्प लेकर के, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है वो सारी चीज़ें कंट्रोल करें। एक्सरसाइज करिए, हफ्ते में 4 दिन कम से कम कुछ कहते हैं लाइट एक्सरसाइज कर लेना। ऑफिस जाते वक्त थोड़ा चल लेना। घर में थोड़ा घर का काम काज करना, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो उससे आपका टाइप 2 डायबिटीज़ कंट्रोल होगा। थर्ड है आपका गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ एक बहुत ही स्पेशल केस डायबिटीज़ होता है। ये जनरली प्रेगनेंसी के टाइम होता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है एक फीमेल बॉडी पे, तो उसके चलते ब्लड शुगर लेवल आगे पीछे होते रहता है। और इसकी बात ये है कि ये जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसमें भी इसका इफेक्ट बहुत समय तक पाया जा सकता है। तो ये कुछ फैक्ट है, लेफ्ट साइड आप देखिएगा कि कैसे होता है। तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ GDM जो है उसको प्रेगनेंसी के समय जनरली कोई डॉक्टर डायग्नोज करता है। और ये 17.8% शहरी लोगों में होता है, 13.8% सेमी अर्बन और 9.9% रूरल इंडिया। मतलब ये डेमोग्राफी है जिसमें इतने ये टाइप का डायबिटीज़ प्रिवलेंट है। फिर 90% ऑफ द केसेस में डायबिटीज़ जो है आफ्टर डिलीवरी खत्म हो जाता है, क्योंकि मैंने जैसा बोला था कि डिलीवरी के टाइम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कोई फीमेल बॉडी पे, इसीलिए उसके बाद जो है ये अपने आप बॉडी एडजस्ट करने लगता है। लेकिन 50% जो है जो वुमेन होते हैं उनमें डायबिटीज़ का जो है वापस से कुछ सालों के लिए 5 से 10 साल जो मैंने यहाँ मेंशन किया है वहाँ तक रह जाता है उसका प्रकोप, ठीक है। और फिर 70% जो है क्लाइंट, जैसे मैंने बोला 50% जो है अपने आप ठीक हो जाता है। तो जनरली लोगों को दवाई खाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ डाइट थेरेपी और एक्सरसाइजेस के थ्रू ही वो अपने डायबिटीज़ या ग्लूकोज लेवल को चेक करके रखते हैं। और इसीलिए स्क्रीनिंग जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते होंगे शायद। और ये जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म, ये टाइप की डायबिटीज़ जो है वो जनरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका स्क्रीनिंग से पता चल जाता है। और सेम इसका भी सेम इसका सिम्टम भी वही है, आपको थकावट महसूस करना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और जो भी सिम्टम्स मैंने बात की टाइप 1 और टाइप 2 में, सेम सिम्टम्स इसमें भी है। और एक स्टार्ट देता है, 1 in every 5 वुमेन इज लाइकली टू हैव टेम्परेरी डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो 20% पॉपुलेशन जो है वो 20% वुमेन पॉपुलेशन वाइल प्रेग्नेंट उनको ये इशू हो सकता है। तो इसका आपको एक तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। फिर अब टाइप ऑफ डायबिटीज़ हो गया, तो एक स्टैट्स जो इंडिया के रिलेटेड मैंने डायबिटीज़ के रिगार्डिंग रखा है। तो फर्स्ट लेफ्ट साइड में देखिएगा कॉज ऑफ टोटल डेथ्स इन इंडिया। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और इंजरीज। 3 मेन चीज़ें होती हैं जिनके चलते कोई भी डेथ होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी जो बीमारियां फैलने, मतलब एक दूसरे से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। जैसे कोविड हो गया, कोविड कम्युनिकेबल डिजीज हो गया।
ठीक है। सेकंड हो गया नॉन कम्युनिकेबल, जैसे डायबिटीज हो गया जो एक इंसान से दूसरे इंसान पे नहीं फैलती लेकिन वो जनरली बॉडी में खुद से डेवलप होती है। और थर्ड हो गया इंजरीज, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी दुर्घटना के चलते मौत। तो आप देखिए कि लेफ्ट 1990 का जो ग्राफ है उसमें सबसे ऊपर है कम्युनिकेबल डिजीज, फिर उसके नीचे नॉन कम्युनिकेबल और उसके नीचे इंजरीज है। लेकिन 2016 में फ्लिप हो गया एक तरीके से, नॉन कम्युनिकेबल 61.8% है, ये मतलब ऑलमोस्ट 100% का ग्रोथ है, 38% से 62%, तो ऑलमोस्ट 100% का ग्रोथ आ गया नॉन कम्युनिकेबल। तो इसका मतलब यही दिखाना चाहता हूँ कि कैसे समय के बदलाव से नॉन कम्युनिकेबल वो सारी चीज़ें मतलब वो सारे इफेक्ट बीमारियां जो हमें पहले इफेक्ट नहीं करती थी लेकिन आजकल हमारे हैबिट्स के चेंज की वजह से और जिस तरह से हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसके चलते हमको इफेक्ट हुआ है। सेकेंड क्या है, शेयर ऑफ डायबिटिक पीपल अक्रॉस इंडिया बाई एज ग्रुप, कैसे एज ग्रुप के हिसाब से डायबिटीज। तो मैंने फैक्टर बोला था कि एज बहुत बड़ा फैक्टर है डायबिटीज में। तो आपने देखोगे ग्रेटर देन 45 ईयर्स जो लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा वो लोग प्रपोर्शन में होते हैं डायबिटीज का। उसके पहले खतरा कम होता है और बच्चों में तब भी खतरा है ज्यादा एज कम्पेयर टू 20 to 29 ईयर्स ओल्ड जो यंग अडल्ट होता है। तो ये उसका एज ग्रुप के वाइज से क्या डायबिटिक पीपल का शेयर अक्रॉस इंडिया। अब मैं न्यूट्रिशन के बारे में बात करूंगा। अभी तक प्रॉब्लम मैंने बताया और क्या सिम्टम्स होता है, उसके न्यूट्रिशन के बारे में। तो कुछ मैं कंपाउंड्स के बारे में बात करूंगा कि जिसका इंजेक्शन करने से और जो चीजें करने से आप न्यूट्रिशन के थ्रू, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज मैंने बोला था 95% है और वो जो है कंट्रोल कर सकते हैं आप इन रिस्पेक्ट टू टाइप 1 और जो थर्ड वाला गेस्टेशनल डायबिटीज है। तो टाइप 2 डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें, तो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो इज डाइजेस्टेड टू फॉर्म ग्लूकोज इन, तो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ग्लूकोज बनता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। और अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन अ मील हैज द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन ब्लड ग्लूकोज लेवल। आपका कितना आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट उस पर डिपेंड करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है। अब करना क्या है, आपको खाना है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज का ही इश्यू है जनरली डायबिटीज में। तो करना क्या है, कार्बोहाइड्रेट का स्प्रेड, आप कितना कार्बोहाइड्रेट एज इन हो गया, ये फोटो से देख सकते हो आप, आपके ग्रेन्स हो गए, बनाना हो गया, आलू हो गया, इन सब चीजों में हाई क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट होती है, ये उनका मेन कंपाउंड है, मैक्रो कंपाउंड है इन सारे फूड ग्रुप्स का। तो उस केस में क्या करना, आपको पूरे मतलब दिन में आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, एक साथ बैठ करके ज्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना। ठीक है, ज्यादा रोटियां नहीं खानी, ज्यादा चावल नहीं खाना, एक बार बैठ के आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए थ्रू आउट द डे। तो ग्लूकोज का लेवल आपका थ्रू आउट द डे मेंटेन रहेगा और आपका ब्लड शुगर लेवल चेक में रहेगा। ठीक है। हाँ, और एक और चीज़ है, जो इनको डायबिटीज़ है, उनको जो सुई लेते हैं, इंसुलिन की सुई लेते हैं, उनको स्नैक करने बोलते हैं। कारण यही है कि उनको क्या बोलते हैं, थ्रू आउट द डे स्प्रेड करना होता है अपने कार्बोहाइड्रेट इनटेक को। और जनरली जिनको डायबिटीज़ है और बहुत ज़्यादा हाई लेवल डायबिटीज़ है, उनको तो डाइटिशियन से बात करके, अपने डॉक्टर से बात करके एक सर्टेन क्वांटिटी मेंटेन करना होता है, एक हेल्थ इनका डाइट चार्ट होता है, उसको करना पड़ेगा मेंटेन। नेक्स्ट ग्रुप है आपका, ये फूड ग्रुप नहीं है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप अपने डायबिटीज को चेक में रखना चाहते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक तरीके से एक इंडेक्स यानी कोई एक मेजरमेंट होता है, एक पैरामीटर है जिसके थ्रू आप फूड ग्रुप में बता सकते हो कि इसका आपके बॉडी के शुगर लेवल पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। और सबसे बॉटम लाइन देखिएगा कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो है हम लोग में खाना चाहिए, उसका लेवल 55 से नीचे है। अब कौन कौन से फूड ग्रुप है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। और हाँ, अच्छी बात यह है कि एमवे में हम लोग ने नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, एक नया टाइप का राइस जो कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, इवन रोटी से भी कम है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो लोग राइस प्रीफर करते हैं, जो मैं बिहार के साइड का हूँ, तो वहाँ पे लोग राइस ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए एक ये अच्छा है कि इस पे स्विच करने से आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खा सकते हैं और अपने चॉइसेस जो है उसको भी आप मतलब जो प्रीफर फूड है आप उसको भी टेक कर सकते हैं। तो लो ग्लाइसेमिक ऑप्शंस क्या होता है आपके पास, हाई फाइबर ब्रेड्स, तो ब्राउन ब्रेड खाना इंस्टेड ऑफ वाइट ब्रेड, फिर होल व्हीट खाना, ओट्स खाना, पास्ता खाना, बासमती चावल खाना, ये सारी चीज़ें जो है आपके बार्ली खाना, ये सब चीज़ों का लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। और प्रपोर्शन यहाँ पे भी मेंशन किया मैंने, प्रपोर्शंस बहुत जरूरी है, कितना क्वांटिटी में आपको खाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और थ्रू आउट द डे स्प्रेड करिए। तो ये था ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। नेक्स्ट है आपका शुगर इन जनरल लोग क्या जिनको डायबिटीज होता है वो लोग अवॉइड करते हैं, या फिर जिनको डायबिटीज नहीं हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, शुगर छोड़ देते हैं। लेकिन शुगर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि शुगर जो है वो डायरेक्ट सोर्स ऑफ ग्लूकोज है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको इमीडिएट चाहिए एनर्जी रिलीज,
तो उस केस में क्या करें, तो आप शुगर छोड़ नहीं सकते। तो क्या करना है, शुगर को मेंटेन करना है। तो और शुगर को डायरेक्टली आप जैसे चीनी जो है ऐड करके नहीं खाइए, फूड ग्रुप्स खाइए जहाँ पे शुगर अवेलेबल हो, जैसे फ्रूट्स, फ्रूट्स में हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर होता है जो कि नेचुरल लेवल का होता है। हनी, ये सारी चीजें खाना चाहिए। तो मैंने एग्जांपल नीचे इनकॉर्पोरेट किया है। तो खाने वैसे खाइए जिसमें अगर आप कोई कुछ पी रहे हैं आप, उसमें हनी डाल लिया, जैसे दलिया बना रहे हो तो उसमें हनी डाल लिया इंस्टेड ऑफ चीनी। फिर नेचुरल शुगर यूज करना। हाई ब्रेकफास्ट, हाई फाइबर मील खाना, इसका मतलब फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स में शुगर होता है और वो हाई फाइबर भी होता है। तो कैसे फाइबर फाइबर जो है हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए शुगर आपका, और जो आप शुगर खाते हो। फैट्स, फैट जो फैट फैट जो एक दूसरा बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है बॉडी के लिए, ठीक है। और फैट जो है, लोग जनरली सोचते हैं कि मैं फैट कम खाऊंगा क्योंकि वेट गेन होता है, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें जो हैं, सारी कंपाउंड्स की जो बात करेंगे ना, उसमें एक ही सबसे बड़ी कॉमन चीज है कि प्रपोर्शन में खाना है आपको। फैट्स के बारे में बता दूं तो फैट भी डिफरेंट टाइप ऑफ फैट होता है, सारे फैट्स हमें अवॉइड नहीं करना होता है। कुछ फैट्स जो होते हैं जो उन जिनके कारण से जो है हाई रिस्क होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीजेस का। तो कौन से टाइप के फैट नहीं खाने हैं, तो थर्ड पॉइंट आप देखोगे कि अनसैचुरेटेड टाइप का फैट होता है, वो एक टाइप का फैट है जिसे हमें अवॉइड करना है। और जनरली जो बाहर के मार्केट में प्रोडक्ट होता है, चिप्स हो गया या फिर जो भी क्या होता है, वैसे फूड हो गए जो कि जंक फूड होते हैं, उनमें अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है। तो सैचुरेटेड फैट किस फूड में होता है, तो बेसिकली आपका सैचुरेट हम लोग को अनसैचुरेटेड खाना चाहिए और सैचुरेटेड फैट अवॉइड करना चाहिए। तो सैचुरेटेड फैट मीट में होता है, इसीलिए हमें मीट को भी कंट्रोल में, जितना जो लोग ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं उनको भी कंट्रोल में खाना चाहिए। फिर क्रीम हो गया, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट क्रीम हो गया। फिर बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल करना और बटर का इस्तेमाल करना अपने खाने में, उसमें दिक्कत होता है। पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल में ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है, उसको भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और फ्राइड फूड्स, केक्स, बिस्किट, इन सब चीज़ों में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है। खाना क्या चाहिए हमें, अनसैचुरेटेड फैट, और उसके दो टाइप है, नीचे दो सकते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो कि आपके सनफ्लावर हो गया, सब सोयाबीन हो गया, कॉर्न हो गया, कॉटन सीड, ग्रीप सीड, सेसमी ऑयल, फिश ऑयल, ये सारी चीज़ों में। और फिश ऑयल जो कि हेरिंग, मैकरल, सार्डिन, सैमन, जो हमारा सैमन ओमेगा 3 जो जिससे बनता है, वो सब चीज़ें अनसैचुरेटेड फैट्स होती है, ये हमें कंज्यूम करना चाहिए। सेकेंड है मोनोसैचुरेटेड फैट्स जो कि ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, नट्स, सीड्स। तो इन जनरल ये सारे फैट्स हैं जो कि बहुत डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू सैचुरेटेड फैट्स, और इन सब फैट्स को हमें यूज करना चाहिए एज कंपेयर टू जो सैचुरेटेड फैट्स है। तो फैट को कंप्लीटली अवॉइड मत करिए अगर आपको डायबिटीज है, उसकी जगह जो आप यूज कर रहे हैं उसकी जगह ये सारी चीजें, आप अपना तेल चेंज करिए, अपने कुकिंग का मेथड चेंज करिए, और ओमेगा 3 या फिश ऑयल को अपने खाने में इंक्लूड करिए। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन जो है बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हर आदमी को टिपिकली 2-3 सर्विंग ऑफ क्या कहते हैं प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए। अब मैंने मीट यहाँ पे स्पेसिफाई किया, और हमने पिछले स्लाइड में देखा कि मीट में जो है वो सैचुरेटेड फैट कुछ ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो बात यहाँ पे आ गई कि आपको प्रोटीन का ऐसा सोर्स लेना होगा जो कि सिर्फ मीट ना हो, आपको प्लांट प्रोटीन, और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, सारी अलग अलग सोर्सेज को थ्रू अपने डाइट में मिलाना है, ताकि आपका प्रोटीन भी पूरा हो जो कि हेल्प करेगा आपको बॉडी बिल्डिंग में, लेकिन आपका डायबिटीज को भी चेक करने का। फिर एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीन फूड्स, मीट हो गया, स्किन, पोल्ट्री हो गया, सी फूड, एग्स, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर दाल जो है एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का प्लस कार्बोहाइड्रेट का, तो दाल को हमें अपने खाने में इंकॉर्पोरेट करना चाहिए। फिर ये मैंने नीचे एक तरीके से एक सैम्पल मीट चार्ट है कि कैसे आप खाना बनाएं और क्या क्या चीज़ें अपने खाने में इंक्लूड करें। तो पीस, बीन्स, लेंटिल्स, लेग्यूम्स यानी दाल, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करिए। 100 ग्राम्स ऑफ कुक्ड फिश और सी फूड। तो फिश जो है 100 ग्राम खा सकते हैं आप। 65 ग्राम ऑफ कुक्ड लीन, यहाँ पे ये मैंने डेटा उठाया था, मैंने से मेंशन कर दिया है, मतलब जहाँ भी आप लोग खाते हैं वो देख सकते हैं अपना। और फिर चिकन खाना, और सर मतलब डिफरेंट ग्रुप से आप जो प्रोटीन रिच ग्रुप होते हैं उनका यूज करिए अपने खाने में। अब एक सैम्पल मील है, मैंने बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में बात किया, तो अब जो है हम लोग एक सैम्पल मील के बारे में देखेंगे। तो 4 मील को डिवाइड कर दिया, ब्रेकफास्ट, लाइट मील, मेन मील और बिटवीन मील्स। अब जनरली क्या होता है, लाइट मील और मेन मील में क्या डिफरेंस है कि कभी कभी मेन मील हमें उस समय करना चाहिए जब हम बहुत एक्टिव हो। जनरली लोग रात में ऑफिस से आते हैं, रात में ज़्यादा भारी खाना खाते हैं, लेकिन उस केस में हम लोग उतने एक्टिव नहीं होते ना, तो खाने पचाने में मुश्किल होता है, तो उस केस में हमें लाइट मील खाना चाहिए।
और दिन के टाइम में जब आपको पता है कि आप फिजिकल थोड़ा सा एक्टिविटी करोगे, हल्का चलना फिरता रहेगा आपका, तो उस समय मेन मील करना चाहिए। तो ये जनरली आपके ब्रेकफास्ट, लाइट मील, मेन मील और बिटवीन मील्स, जैसे मैंने कहा कि फ्रीक्वेंट होना चाहिए आपके थ्रू आउट डे, आपको मील्स मतलब सेपरेट करना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको दिख रहा होगा, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं अपने अपने लाइफस्टाइल में। अब मैं बात करता हूँ सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, सप्लीमेंट्स एंड डायबिटीज। अब इन जनरल फूड के बारे में बात कर दिया, लेकिन हम लोग को पता है कि एक एक लिमिटेशन होता है कि कितना हम केयर कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम खा रहे हैं। हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि कितना मिलीग्राम हमारे अंदर प्रोटीन जा रहा है, कितना ग्राम हमारे अंदर प्रोटीन जा रहा है, कितना ग्राम हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, वो कैलकुलेट करना मुश्किल है और बहुत थोड़ा एक डाइट फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें उस केस में कैसे न्यूट्रिशन को सप्लीमेंट के थ्रू आप ये कॉम्प्लीमेंट करिएगा ताकि आप जो है डायबिटीज को चेक कर सके। तो उस केस में मैं कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहला कंपाउंड है क्रोमियम पिकोलिनेट। तो क्रोमियम पिकोलिनेट जो है वो क्रोमियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। और क्रोमियम का क्या फायदा होता है डायबिटीज के केस में, मैंने ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो क्रोमियम जो है वो इंसुलिन एक्शन और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो जो इंसुलिन का, जैसे मैंने बताया था कि जो लेवल आगे पीछे होता है डायबिटीज के केस में, तो उसको कंट्रोल करता है क्रोमियम, ठीक है। और टाइप 2 डायबिटीज के केस में क्रोमियम बहुत हेल्प करता है उसको कंट्रोल करने में। फिर इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है बॉडी, डायबिटीज के क्रम में इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है बॉडी। तो उस केस में क्या होता है, जितना हम लोग का सेंसिटिविटी बढ़ाता है क्या कहते हैं क्रोमियम जो है इंसुलिन के रिगार्डिंग, जिसके चलते हार्ट डिजीज और टाइप 2 डायबिटीज दोनों पे लिए अच्छा होता है। और दिक्कत क्या होता है ना कि डाइटरी क्रोमियम, मतलब जो क्रोमियम हमारे खाने में होता है, वो धीरे धीरे समय के साथ और उम्र के साथ जो है हमारे बॉडी धीरे धीरे ऑब्जॉर्व करता है, उसका ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसीलिए हम लोग को सप्लीमेंट्स के थ्रू उसको बढ़ाना चाहिए, अपने डाइट के साथ सप्लीमेंट लेना चाहिए इसके लिए, ताकि आपका क्रोमियम लेवल एक बॉडी में हेल्दी अमाउंट में मेंटेन रहे। ये सर्टेन एमसीजी मतलब वेटेज है जितना आपको क्रोमियम कंज्यूम करना चाहिए और आपके ब्लड में होना चाहिए ताकि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में रखे। क्रोमियम पिकोलेट वो फॉर्म है क्रोमियम का जो सबसे बेस्ट इसका सप्लीमेंटेशन होता है। और बहुत सारे एनिमल एंड ह्यूमन ट्रायल्स हुए हैं जिसमें क्रोमियम बताया गया है कि क्रोमियम पाइकोलिनेट बहुत सेफ भी है बॉडी के लिए। सेकेंड इज वैनिडियम। वैनिडियम एक दूसरा एक सप्लीमेंट है जो कि हेल्प करता है ग्लूकोज चेक करने के लिए। तो होम्योस्टेसिस मतलब होता है एक पर्टिकुलर स्टेट में एक पर्टिकुलर लेवल पे रोक देना। तो वैनिडियम हेल्प करता है कि ब्लड ग्लूकोज को एक लेवल पे रोक दे, ना बढ़े ना घटे। और तो बहुत सारी स्टडीज विट्रो वीवो मतलब बहुत सारी स्टडीज मतलब इंसान के मतलब लाइव पेशेंट्स पे और बाहर लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए, जिससे पता चला कि क्या कहते हैं वैनिडियम का बहुत अच्छा इफेक्ट रहा है लिवर और स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू इन सब के ग्रोथ में। तो वैनिडाइल सल्फेट एक कंपाउंड है जो कि सबसे अच्छा माना जाता है फॉर्म ऑफ वैनिडियम है जो आपको सप्लीमेंट करना चाहिए। और इसका जनरली इफेक्ट 4 वीक के अंतराल के बाद आपको दिखता है वैनिडियम का फायदा। जिंक भी एक दूसरा सप्लीमेंट है जो आपको खाने के साथ लेना चाहिए और वो लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इन जनरल आपको सारे सप्लीमेंट्स जो है वो धीरे धीरे अलग अलग इफेक्ट के थ्रू आपको डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में हेल्प करते हैं। ये पाया गया थर्ड पॉइंट में आप देखिएगा कि जो लोग जिनको डायबिटीज होता है उनमें जिंक की डिफिशियंसी, जिंक की कमी जो है बहुत देखी गई है और इसीलिए जिंक का सप्लीमेंटेशन करना चाहिए। जिंक जो है इम्यून स्टेटस में भी हेल्प करेगा, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और फिर करेक्ट प्लाज्मा जिंक लेवल एक बैलेंस होना चाहिए आपके ब्लड में ताकि आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहे। नेक्स्ट इज गार्सिना कंबोजा। तो ये क्या है, ये एक टाइप का फ्रूट है जिसको मालाबार टैमरिंड बोलते हैं और ब्रिंडलबेरी बोलते हैं। तो ये क्या है, इसमें हाइड्रोसाइट्रिक एसिड HCl होता है कि जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो एक तरीके से ये फ्रूट है जो कि आपको हेल्प करेगा सारे ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में। और ये कैसे काम करता है वो मैंने थर्ड पॉइंट पे लिखा है।
ये एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है सिट्रिक लाइसेज, जो हेल्प करता है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को, जो कि फाइनली जाके ग्लूकोज बनता है, उसको फैट में चेंज करता है और बॉडी में स्टोर करता है। ये सारे प्रोसेस है उसके थ्रू बनता है। और ये आपके इंप्रूव करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को, तो जितना इंसुलिन सेंसिटिव रहेगा उतना अच्छा कंट्रोल में रहेगा, आपको बॉडी कंट्रोल कर पाएगा ग्लूकोज को। थर्ड है मधुनाशनी। मधुनाशनी प्रोडक्ट जो हमारे आंवले का भी प्रोडक्ट है। तो मधुनाशनी इन जनरल हर्ब है, उसका क्या फायदा होता है? उसका नाम है जिमिना सिल्वेस्ट्री। ये मधुनाशनी का असली नाम है इस हर्ब का, जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है। और स्टडीज सजेस्ट किया है कि ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होता है मधुनाशनी का। मधुनाशनी इंसुलिन सिक्रीशन जो कि पैनक्रियाज जो होता है उसको इम्प्रूव करता है और आपके ग्लूकोज को कंट्रोल में रखता है। पैनक्रियाटिक बीटा सेल जो कि टाइप 2 डायबिटीज से मर जाते हैं उसको भी एनहांस कर, उसका रीजनरेशन यानी फिर से बनने में उसको हेल्प करता है। और फिर जनरली क्या होता है कि स्वीट फूड का बहुत लोग क्रेव करते हैं, तो आपको ये हेल्प करेगा कि उसका क्रेविंग को कम करने के लिए। इसके चलते आप ऑलरेडी थोड़ा स्वीट फूड कम खाएंगे तो आपका ग्लूकोज लेवल बॉडी में चेक रहेगा। तो बहुत तरीकों से ये आपके ग्लूकोज को हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है त्रिफला। अब त्रिफला 3 चीजों से बना है, उसमें तीन फ्रूट्स हैं, आंवला, हरिताकी और विविताकी। और ये जो है इन तीनों का एक प्रपोर्शन में मिक्सचर होता है जो कि आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है और फिर वो हेल्प करेगा आपको ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए। फिर आपकी इंसुलिन जो है सिक्रीशन उसका प्रोडक्शन बढ़ाता है बॉडी में। फिर ट्रिफला एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट के चलते ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब ऑक्सीजन बर्न करने से जो आपके बॉडी में स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस करता है और इन जनरल और एट द एंड वो डायबिटीज में हेल्प करता है। फिर एंटी इन्फ्लामेटरी है, आपको कोई चोट वोट लग जाती है तो बॉडी अपने आप रिएक्ट करता है, तो इन्फ्लामेशन को कम करता है ये बॉडी का। कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम करता है त्रिफला। फिर फाइबर में यहाँ पे हम सॉल्युबल फाइबर की बात कर रहे हैं, जो कि सॉल्युबल है हमारे जो कि इन सोर्सेज से मिलता है, ओट्स, बीन, लेंटिल्स, फ्रूट। और ये सारी चीजें जो हैं वो आपके डाइजेशन ट्रैक में जा करके एक पूरे डाइजेशन प्रोसेस को स्लो करती है। और उससे क्या होता है, जब स्लो होता है तो ग्लूकोज जो है धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होता है। तो फाइबर का काम क्या है कि ग्लूकोज को धीरे धीरे बॉडी में सिक्रीट करेगा, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक में रहेगा। फिर फाइबर जो है वो क्योंकि आपके बॉडी में ज़्यादा देरी रहता है, इसके चलते आपको भूख कम लगती है, तो वेट मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेगा, इसलिए फाइबर रिच फूड खाना चाहिए। फिर फाइबर इंसुलिन सेंसिटिविटी भी अच्छा करता है। ये सारी चीज़ें थी फाइबर के बारे में। लास्ट है आपका प्लांट प्रोटीन। तो मैंने प्रोटीन के बारे में इनिशियली बात किया, मैं प्लांट प्रोटीन के बारे में स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि मीट का जो बेसिकली प्रोटीन सोर्स होता है, चिकन को ले लो आप, तो वो जो है उसमें फैट्स भी होता है और फैट जो है वो सारे सैचुरेटेड फैट्स हैं, तो अगर ज़्यादा अमाउंट में खाओगे तो आपको दिक्कत होगा। प्लांट प्रोटीन में यहाँ अलग केस हो गया। प्लांट प्रोटीन जो है इसमें फैट नहीं होता, इसके चलते जो है ये आपका ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा क्लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन कह सकते हैं। तो बीन्स, लेंटिल्स और चिकपीस जो है ये मेन सोर्स होते हैं ये प्लांट प्रोटीन के। प्लांट प्रोटीन में बहुत लो अमाउंट में सैचुरेटेड फैट होता है और अनसैचुरेटेड फैट के चलते जो है ये आपका क्योंकि वो फैट कम, इसलिए कार्डियोवैस्कुलर या हार्ट कॉम्प्लिकेशन होता है उसको कम करता है। फिर प्रोटीन जो है इन जनरल आपको हेल्प करता है ब्लड शुगर लेवल कम करने में, तो प्लांट प्रोटीन का भी सेम इफेक्ट है। और क्योंकि इसमें अनसैचुरेटेड फैट्स कम है तो आपको जो जनरली फैट्स के जो प्रोटीन रिच फूड का साइड इफेक्ट है या उसका ड्रॉबैक है उससे भी प्लांट प्रोटीन बचाता है आपको। और प्रोटीन आपको फुल करता है, जिसके चलते जो फाइबर की तरह प्रोटीन भी आपको फुल करता है, इसके चलते आपको भूख कम लगती है। तो इसीलिए प्रोटीन जो है बहुत अच्छा सोर्स है वेट मैनेजमेंट का भी और डायबिटीज का भी। अब फिर लास्टली मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने विटामिन दिखाए, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फिर राइबोफ्लेविन, नियाकिन, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन CE, सबका डायबिटीज के लिए क्या क्या इफेक्ट है वो आपको स्क्रीन में दिखेगा। मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन इन जनरल क्या होता है कि डायबिटीज आपके बॉडी को बहुत तरीके से अफेक्ट करता है। जैसे मैंने बोला था आइज स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेन और आपके नर्वस सिस्टम, हड्डियां, सब तक जो है वो डायबिटीज का इफेक्ट होता है। तो उस केस में क्या होगा कि आपका बॉडी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो आपको बॉडी मैंने एक और चीज बताई थी कि कैसे वीकनेस फील करते हो। तो मल्टीविटामिन मल्टीविनर काम क्या है कि वो सिम्टम्स को कंट्रोल में रखना, क्योंकि आपको उठ के काम पे तो जाना ही है। आप डायबिटीज जो है आप उसका बहाना मार के आप घर पे तो नहीं बैठ सकते, तो आपको एनर्जी चाहिए बेसिकली। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं कैसे अपने आप को एनर्जाइज करे और कैसे अपनी ड्यूटीज पूरा करे और अपने डायबिटीज को भी चेक में रखे।
तो ओमेगा 3 के बारे में और इंटेंसिवली डिटेल में बात हो चुकी है। तो ओमेगा 3 भी है, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और ये गुड फैट्स में बोलते हैं। ओमेगा 6 उसको बैड फैट्स में बोलते हैं। तो ओमेगा 3 जो उसके लेवल को कंट्रोल में रखता है, और फिर क्योंकि फैट्स जो है वो एक बड़ा सोर्स है यहाँ डायबिटीज़ का, ठीक है, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का। तो ओमेगा 3 जो उसको कैंसल आउट करता है, और एलडीएल जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो बेसिकली बैड टाइप ऑफ फैट है, उसको जो है कम करता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ।